नमस्कार, आप देख रहे आर्या न्यूज। मैं हूं रविशेखर। बुलेटिन में रुक करते हैं खबरों की तरफ। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने संसद भवन में प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, अर्जुन राम मेघवाल और एल मुरुगन ने भी महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने संसद भवन में प्रेरणा स्थल का उद्घाटन करने के बाद कहा कि प्रेरणा स्थल पर आकर प्रेरणा मिली है। ये ऐसा स्थान है जो हर भारतीय के लिए तीर्थ स्थल से कम नहीं होगा। वहीं 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने प्रेरणा स्थल का लोकार्पण किया है। मुझे लगता है कि प्रेरणा स्थल आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को उत्तराखंड के ऋषिकेश एम्स पहुंचे थे, जहां उन्होंने सबसे पहले अपनी मां से मिलकर उनका हालचाल जाना और डॉक्टरों से उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। इसके बाद उन्होंने रुद्रप्रयाग हादसे में घायल हुए लोगों से भी मुलाकात कर उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछा। सीएम योगी आदित्यनाथ के आने का प्रोग्राम काफी गुप्त रखा गया था। अचानक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ऋषिकेश एम्स पहुंचे और यहां उन्होंने अपनी मां के स्वास्थ्य को लेकर डॉक्टर से भी बात की। बता दें कि 15 मई से योगी आदित्यनाथ की मां एम्स में भर्ती हैं। उनके साथ उनकी बड़ी बहन भी एम्स में मौजूद है। एम्स के डॉक्टर का एक दल लगातार सावित्री देवी के स्वास्थ्य का परीक्षण कर रहा है। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद पहली बार भोपाल पहुंचे शिवराज सिंह चौहान ने भाजपा प्रदेश कार्यालय में महापुरुषों की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस दौरान पार्टी की लाडली बहनों ने शिवराज सिंह का स्वागत अनोखे ढंग में किया। महिलाओं ने अपने भाई और प्रदेश के मामा के लिए गाना भी गाया। पार्टी कार्यालय में मौजूद महिलाओं ने शिवराज सिंह चौहान के लिए फूलों का तारों का सबका कहना है गाना गाया। इस मौके पर प्रदेश के अन्य केंद्रीय मंत्री भी मौजूद रहे। वहीं मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हम सब अपने यशस्वी प्रधानमंत्री और विजनरी लीडर नरेंद्र मोदी के आभारी हैं कि केंद्र में मध्य प्रदेश से 6 मंत्री बने हैं। उन्होंने कहा कि हम पर उन्होंने विश्वास व्यक्त किया है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हम सभी की कोशिश रहेगी कि हम एक कार्यकर्ता के नाते और मंत्री के रूप में भी कसौटी पर खरे उतरे। इसलिए आज हम सभी मध्य प्रदेश आए हैं और संकल्प लिया है कि हम लोग दिन रात काम करेंगे। यशस्वी प्रधानमंत्री विजनरी लीडर श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के आभारी हैं। केंद्र में मध्य प्रदेश के 5 मंत्री बने हैं। उन्होंने जो विश्वास व्यक्त किया है, हम सबकी कोशिश रहेगी कि हम एक कार्यकर्ता के नाते मंत्री के रूप में भी कसौटी पर खरे उतरें और इसलिए संकल्प मध्य प्रदेश में आज जब हम आए तो एक ही है कि हम लोग दिन और रात काम करेंगे, परिश्रम की पराकाष्ठा, प्रयत्नों की परिसीमा करेंगे। खेती अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान उसकी आत्मा। किसान अन्नदाता है, एक प्रकार से भगवान है और खेती और किसानों की सेवा ही भगवान की पूजा है। हम सब मंत्रियों को अलग अलग जो जिम्मेदारी मिली है वो हम अपनी संपूर्ण क्षमता झोंक के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते ठीक से निर्वाह करने की कोशिश करेंगे। हम सब ने कार्यभार संभाला और लगभग 5 दिन में स्वयं सवेरे 10 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक मंत्रालय में। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता और भाजपा विधायक शुभेंदु अधिकारी चुनाव के बाद हुई हिंसा के 100 से अधिक पीड़ितों को लेकर रविवार को राजभवन पहुंचे। उन्होंने पीड़ितों की मुलाकात राज्यपाल सीवी आनंद बोस से करवाई।
शुभेंदु अधिकारी ने राज्यपाल को भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ हिंसा की घटनाओं के बारे में जानकारी दी और उनसे अक्टूबर की शुरुआत में होने वाली दुर्गा पूजा तक राज्य में केंद्रीय बलों की तैनाती सुनिश्चित करने का आग्रह किया। बैठक के बाद शुभेंदु अधिकारी ने संवाददाताओं से कहा कि मैंने राज्यपाल को बताया है कि बंगाल में लोकतंत्र के सभी 4 स्तंभ प्रभावित हुए हैं। 5000 से अधिक लोगों के राशन कार्ड जब्त कर लिए गए हैं, यहां तक कि मवेशी भी छीन लिए गए हैं। उन्होंने बताया कि चुनाव के बाद हुई हिंसा के पीड़ितों की बात सुनने के बाद राज्यपाल ने राज्य में सभी प्रकार के हिंसा को खत्म करने के प्रयासों का आश्वासन दिया है। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि राजस्थान में डबल इंजन की सरकार बनी है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने राजस्थान में अच्छे निर्णय जनता के लिए लिए हैं। उन्होंने कहा कि हम फिर से 100 दिन की योजना तैयार करके निश्चित रूप से हर वर्ग और हर क्षेत्र के लिए काम करेंगे। इंजन की सरकार बनी है और राजस्थान की जनता ने भरपूर भारतीय जनता पार्टी की रीति और नीति और विजन के साथ भारतीय जनता पार्टी को वोटिंग की है। निश्चित रूप से जब से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने राजस्थान में जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री हैं भजन लाल जी, उन्होंने आते ही जो अच्छे निर्णय राजस्थान की जनता के लिए किए हैं, चाहे पेट्रोल डीजल से लेके गेहूं का समर्थन मूल्य बढ़ाने से लेके महिलाओं को 450 रुपये में गैस देने का काम हो या ERCP योजना जो लागू करके निश्चित रूप से राजस्थान को बहुत भारी फायदा, हर खेत को पानी, हर घर को पानी मिलेगा। इसके लिए अनेक योजनाएं की है और चलाई है। और अभी भी जिस तरह से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी लग रहे हैं राजस्थान के उत्थान के लिए, हर तरह से प्रयास करके एक 100 दिन की योजना तैयार थी और फिर हम 100 दिन की योजना तैयार करके निश्चित रूप से इस राजस्थान के हर वर्ग के लिए। रुद्रप्रयाग दुर्घटना पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि बस दुर्घटना दुखद है। कल मैं स्वयं ऋषिकेश गया था और घायलों का हालचाल जाना। घटना के कारणों की जांच के आदेश दिए गए हैं। इस तरह की घटना भविष्य में न हो, इसके लिए हमारे परिवहन विभाग को भी जरूरी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। जो है बहुत ही दुखद घटना थी और कल मैं स्वयं जो है ऋषिकेश गया था, वहाँ पर सभी घायलों का हालचाल जाना था और जो हमारा अस्पताल प्रबंधन है उसके डायरेक्टर और जो चिकित्सा में उन हमारे घायलों की चिकित्सा कर रहे हैं उन सभी डॉक्टरों से भी मैंने स्वयं जानकारी ली है। उनके इलाज से संबंधित उनका इलाज चल रहा है, उनके परिवार के लोगों से भी संपर्क किया गया था। और इस घटना किस कारणों से हुई है, क्योंकि बस दिल्ली से आई थी और सभी यात्री भी अलग अलग स्थानों के थे, उसके जांच के आदेश दे दिए हैं। इस प्रकार की घटनाएं भविष्य में न हो, उसके लिए हमारा जो परिवहन विभाग है उसको भी जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं। चुनाव प्रबंधन चूंकि हमारा एक बहुत प्रमुख कार्य पूरे चुनाव का होता है और इसमें हमारे सभी जो प्रमुख कार्यकर्ता थे, प्रमुख पदाधिकारी थे, उन्होंने अलग अलग विभागों में पूरे चुनाव प्रबंधन को सफल बनाने का काम किया है। और आगे चूंकि हमारे बहुत सारे कार्यक्रम पार्टी के होने हैं, सरकार के बहुत सारे कार्यक्रम हैं, उन सभी में सबकी सहभागिता होनी, हमारा सरकार और संगठन सब मिलकर आगामी कार्यक्रमों को भी सफल बनाएंगे। जो हमारे सामने आने वाले चुनाव हैं उन चुनावों में भी हमारा संगठन अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। हमारे पन्ना प्रमुख, बूथ अध्यक्ष, सारे लोगों ने काम किया है, उनके माध्यम से हम सबको धन्यवाद भी करते हैं, उन सबको शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं। आपने कोई SIT ऑर्डर किए सर? शिक्षा विभाग बॉडी में कुछ बुलाया आपने, कोई SIT ऑर्डर किए? देखिए, चूंकि हमेशा से हमारी पारदर्शिता हमारा संकल्प रहा है और उस ध्येय को लेकर सरकार काम कर रही है। कहीं भी कोई भी किसी प्रकार की भी अगर इस प्रकार की गलतियां आती हैं, इस प्रकार का जो है कोई भ्रष्टाचार का मामला आता है, तो निश्चित रूप से उसमें जांच होनी चाहिए। ये हम लगातार जांच कर भी रहे हैं और इस पे भी हमने जांच के लिए कहा है। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि मुझे तीसरी बार कैबिनेट मंत्री बनने का मौका मिला है। भाजपा को रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का समर्थन मिला है। मैं अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाऊंगा। उन्होंने कहा कि मैं देश की सेवा, दलितों, गरीबों, महिलाओं और झुग्गी झोपड़ियों के लोगों के लिए काम करता रहूंगा। मैं बाबा साहब अम्बेडकर के पद चिन्हों पर चलता हूं
और उनके सपने को पूरा करने के लिए अपना प्रयास जारी रखूंगा। तीसरी बार मतलब माननीय नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री बनने का मौका मिला है। बाबा साहब अम्बेडकर जी की जो आरपीआई है, रिपब्लिकन पार्टी है, उसको मतलब मोदी साहब ने जिम्मेदारी दी है सोशल जस्टिस की, और मैं अच्छी तरह निभाऊंगा। और एक तो रिपब्लिकन पार्टी का सहयोग जो है ये पूरे देश भर में बीजेपी को, एनडीए को मिला था। महाराष्ट्र में जरूर कम सीटें हमारी आई है, लेकिन जो अम्बेडकराइट वोट है, दलित वोट है, ये भी मतलब महायुतियों को मिलने के लिए हमने कोशिश की थी। और हमें लगातार तीसरी बार मोदी मंत्रिमंडल में मतलब मंत्री पद का मौका मिला है। मैं देश की सेवा करता रहूंगा। दलित, गरीब, महिला है, युवा है, किसान है, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग हैं, बेरोजगार है, ऐसे सब लोगों के लिए मैं काम करता रहूंगा। और जो मेरा मंत्रालय कम से कम 85% लोगों को रिप्रेजेंट करता है। शेड्यूल कास्ट है, डीएनटी है, ओबीसी है, दिव्यांगजन है, सीनियर सिटीजन है, ट्रांसजेंडर है, अनाथ है, ऐसे तमाम लोगों के लिए मेरा मंत्रालय। उधर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल के आवास पर आप विधायक पहुंचे। इस को लेकर सीआर पाटिल ने प्रतिक्रिया दी और कहा कि दिल्ली के अंदर जल संकट हर पल गंभीर रूप ले रहा है। यमुना में जल स्तर नीचे जाने से पानी का उत्पादन कम हो रहा है, जिससे पानी की किल्लत पैदा हुई है। दिल्ली के लोग पानी की किल्लत से परेशान हैं। दिल्ली दूसरे राज्यों से मिलने वाले पानी पर निर्भर है। हमने इस विषय को लेकर केंद्रीय जल मंत्री सीआर पाटिल को पत्र लिखा और आप इसमें दखल देकर समस्या को सुलझाएं। उन्होंने कहा कि आज इसी मामले को लेकर हम उनसे मुलाकात करने आए हैं और हालांकि उनसे मुलाकात नहीं हुई, लेकिन हमने उनके आवास, कार्यालय और अन्य सभी माध्यमों से पत्र दिया है। दिल्ली के अंदर जो जल संकट है इस भीषण गर्मी के अंदर, वो दिन प्रतिदिन नहीं हर क्षण जो है गंभीर रूप ले रहा है। दिल्ली के अंदर यमुना में पानी का स्तर नीचे जाने की वजह से पानी का प्रोडक्शन कम है, जिसकी वजह से पानी की आपूर्ति कम हो पा रही है। इस गर्मी के अंदर जल ही जीवन है और जल का संकट यानी जीवन का संकट। हमने कल केंद्र की सरकार के जो जल शक्ति मंत्री महोदय हैं सीआर पाटिल साहब, उनको पत्र लिखा, उन्हें ईमेल किया। उनके जितने भी पब्लिक डोमेन पे और व्यक्तिगत स्रोतों से जो नंबर मिल सकते थे उन नंबरों पे हमने एसएमएस भी किया, व्हाट्सएप भी किया और उन्हें बताया कि दिल्ली के अंदर जो जल का संकट है वो आपके थोड़े से कोऑर्डिनेशन से रिजॉल्व हो सकता है। दिल्ली के लोग हैरान परेशान है पानी की कमी की वजह से। ऊपर हिमाचल प्रदेश की सरकार पानी देने को तैयार है, लेकिन बीच में जो इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन है वो किसी को करना पड़ेगा। आप केंद्र की सरकार में जिम्मेदार व्यक्ति हैं, आप मंत्री हैं इस विभाग के, आपसे अपेक्षा है, आपसे उम्मीद है कि आप अभिभावक की भूमिका निभाते हुए, बड़े भाई की भूमिका निभाते हुए जो इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन है वो अगर कर दें तो दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को इस भीषण गर्मी में पानी मिल जाएगा, उनकी जान हल्कान होने से बच जाएगी। आप देखिए इसके फोटोज और वीडियोस उपलब्ध हैं। मुनक कैनाल से जो पानी के माफिया हैं वो पानी की पाइप लगा के पानी चुरा रहे हैं। इधर बुराड़ी के पास हिरणकी है, दूसरी तरफ यूपी का गांव पचारा पड़ता है। आप वहां पे जाके देखिए, हमारे पास फोटोज हैं, वीडियोज हैं। वहां पे जो सैंड माफिया है वो बांध बना के पानी की जलधारा को, यमुना की जलधारा को रोक रहा है और सैंड की माइनिंग कर रहा है। उत्तर प्रदेश की पुलिस की तरफ से कुछ भी नहीं किया जा रहा है। तो ये ऐसे छोटे छोटे अवरोध हैं जिसमें केंद्र की सरकार का जरा सा सहयोग मिल जाएगा अगर, तो दिल्ली के लोगों को इस भीषण गर्मी में जल संकट से राहत मिल जाएगी। दिल्ली की सरकार के मंत्री अतिशी जी, दिल्ली की सरकार के विधायक सभी ग्राउंड पे है। दिल्ली की सरकार का जो सरकारी महकमा है वो भी ग्राउंड पे है। डीएम, एसडीएम सभी लगातार जो है ये इंश्योर करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी कीमत पे पानी की वेस्टेज ना हो, पानी की लीकेज ना हो। ऐसे में हम यहाँ पे सीआर पाटिल साहब के निवास स्थान पे इस उम्मीद के साथ आए थे कि हमारी बात सुन ली जाएगी। हमें पता चला मंत्री महोदय नहीं है, उनकी अपनी व्यस्तताएं हो सकती हैं, लेकिन दिल्ली की जनता की बात कहेगा कौन? हम ही कहेंगे। हम दिल्ली की जनता के प्रतिनिधि हैं। उसी भाव, उसी उम्मीद से हम सिर्फ अपनी बात रखने, दिल्ली की जनता की पीड़ा कहने के लिए यहाँ उपस्थित थे। हमने ऑलरेडी अपनी ओर से एक चिट्ठी इनके निवास स्थान पर रिसीव करवा दी है, उसकी कॉपी लेके हम सब आपके सामने यहाँ पे इकट्ठा है। आपके जरिए भी उन तक ये बात पहुंच जाए और उनकी ओर से अगर थोड़ा सा भी कम्युनिकेशन हो जाए, कोऑर्डिनेशन हो जाए, तो दिल्ली के करोड़ों लोगों को इस भीषण गर्मी में पानी के संकट से राहत मिल जाए। नहीं हो पाई, हमने यहाँ के पुलिस प्रशासन से बात करी, उन्होंने सूचित किया कि घर पे कोई है नहीं,
हालांकि कल हमने लेटर रिसीव करवाया था, घर पे जो भी था उसने लेटर रिसीव करके साइन करके हमने रिसीविंग दी थी हमें। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दिल्ली के छतरपुर स्थित जल बोर्ड वाटर फिलिंग प्वाइंट पर मटका फोड़ प्रदर्शन किया गया। इस दौरान प्रदर्शन में शामिल हुई गुस्साई महिलाओं ने दिल्ली जल बोर्ड के ऑफिस पर पथराव कर दिया। जल बोर्ड के ऑफिस के तमाम शीशों को फोड़ दिया गया। तो वहीं आप नेता ने प्रेस वार्ता कर क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। एक सीवियर हीट वेव चल रही है और इस सीवियर हीट वेव में दिल्ली वालों को परेशान करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। दिल्ली में एक वाटर क्राइसिस पैदा करने में भारतीय जनता पार्टी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली वालों के खिलाफ षड्यंत्र रच रही है। इस षड्यंत्र के 3 हिस्से हैं। षड्यंत्र का पहला हिस्सा है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी हरियाणा की सरकार से दिल्ली का पानी रुकवाती है। आज आप वजीराबाद बैराज पे जाइए, एक बूंद पानी नहीं है। आज आप मुनक कनाल पे जाइए, 1050 की जगह 900 क्यूसेक पानी आ रहा है। अगर बीजेपी वाले दिल्ली वालों को पानी देंगे ही नहीं, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तक पानी पहुंचेगा ही नहीं, तो दिल्ली वालों को सप्लाई का पानी कैसे मिलेगा? तो यह है षड्यंत्र का पहला कदम। षड्यंत्र का दूसरा कदम कि जितना भी पानी दिल्ली के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट प्रोड्यूस कर रहे हैं और जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से रिजर्वायर में जा रहा है और लोगों के घरों में जा रहा है, जो मेन पाइपलाइंस हैं, ये कैसे होता है कि रोज भारतीय जनता पार्टी के नेता टूटी हुई पाइपलाइंस के सामने फोटो खिंचवाने पहुंच जाते हैं, बाइट देने पहुंच जाते हैं। ये उनके सामने ही पानी की लाइन कैसे टूटती है? कल साउथ दिल्ली को पानी पहुंचाने वाली मेन पाइपलाइन जो सोनिया विहार से दक्षिणी दिल्ली को पानी देती है, कल उस पाइपलाइन को जानबूझकर तोड़ा गया। उसके इतने लंबे लंबे बोल्ट काट के निकाले गए। क्या ये खुद ब खुद हो गया? या ये भी षड्यंत्र का दूसरा हिस्सा था जिसके तहत पानी की पाइपलाइंस को डैमेज किया जा रहा है? क्योंकि जब पानी की पाइपलाइन टूटेगी और दिल्ली जल बोर्ड वाले उसको रिपेयर करने जाएंगे तो 5-6 घंटे तक पानी की सप्लाई बंद करनी पड़ेगी। और आज सुबह दक्षिणी दिल्ली के, साउथ दिल्ली के कई हिस्सों में पानी नहीं पहुंचा क्योंकि कल पानी की पाइपलाइन को, साउथ दिल्ली की मेन पाइपलाइन को जानबूझकर तोड़ा गया। तो षड्यंत्र का पहला कदम हरियाणा सरकार से पानी रुकवाना। षड्यंत्र का दूसरा कदम पानी की पाइपलाइंस को तोड़ना और दिल्ली के लोगों की पानी की सप्लाई को डिसरप्ट करना। और आज षड्यंत्र का तीसरा कदम सामने आ गया है, तीसरा स्टेप सामने आ गया है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी अपने गुंडों से दिल्ली जल बोर्ड के ऑफिस में तोड़ फोड़ करवाती है, पत्थर फेंकवाती है, मटके फेंकवाती है और पूरी तरह से गुंडागर्दी करती है। हम आपको एक वीडियो दिखा रहे हैं जो छतरपुर में दिल्ली जल बोर्ड के ऑफिस पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के गुंडों द्वारा अब लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को दिल्ली में बिगाड़ने के लिए खुले आम गुंडागर्दी और तोड़फोड़ शुरू हो गई। कि जो छतरपुर के दिल्ली जल बोर्ड ऑफिस पे हमला करने वाले थे उसमें और कोई नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के दक्षिणी दिल्ली के पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी थे, जो गुंडों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस के अंदर गए। आपने देखा कि उनके साथ सब लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के पटके पहने हुए हैं।
पीछे भारतीय जनता पार्टी के झंडे दिख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या मैं कहूं भारतीय जनता पार्टी के गुंडे दिल्ली जल बोर्ड के ऑफिस में मटके फेंक रहे हैं, शीशे तोड़ रहे हैं, ऑफिस तोड़ रहे हैं और साथ में जयकारा लगा रहे हैं, रमेश बिधूड़ी जिंदाबाद, रमेश बिधूड़ी जिंदाबाद। ये वीडियो साफ साफ दिखा देता है कि दिल्ली जल बोर्ड के ऑफिस में गुंडागर्दी और तोड़ फोड़ भारतीय जनता पार्टी ने की है, भारतीय जनता पार्टी के सांसद रमेश बिधूड़ी ने की है, भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने की है। तो आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का यह षड्यंत्र, पहले अपनी हरियाणा सरकार से पानी रुकवाना, दिल्ली में जगह जगह मेन सप्लाई पाइपलाइंस को तोड़ना और आखिरकार दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को बिगाड़ना, दिल्ली जल बोर्ड के ऑफिस पे हमला करना, गुंडागर्दी करना, साफ साफ दिखाता है कि फिलहाल इस बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।